हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम देकर रिलैक्स कर रहे होंगे। तो जो 6 सेम एलई वाले 2022 के विद्यार्थी जो इस बार एग्जाम दिए थे, उनका इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। उसका हम लोग इस सेशन में टोटली ऑब्जेक्टिव का हम लोग राइट सोल्यूशन को प्रोवाइड यहाँ पर किए हैं। देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। जो भी आंसर आपका है वो सटीक आंसर है। इसको मिलाकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आने वाला है या कितना ऑब्जेक्टिव में आप स्कोर कर पाए। और जितना आपका स्कोर होगा वो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, मतलब कमेंट में लिखना है, बताना है सबको कितना आया स्कोर। और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर जो कंटेंट प्रोवाइड किया गया था वो कंटेंट से आपको एग्जाम में कितना बेनिफिट मिला वो भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आपका कमेंट से ही हमें पता चलता है कि हमारा जो काम चल रहा है, जो हम काम आपके लिए किए हैं वो बेनिफिशियल है या नहीं है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग करेंगे ही कमेंट। नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटेनेंस। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है वो मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन, मतलब मेंटेनेंस का क्लासिफिकेशन नहीं है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है करेक्टिव मेंटेनेंस, टाइमली मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस हम लोग पढ़े हैं, शेड्यूल मेंटेनेंस हम लोग पढ़े हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हम लोग पढ़े हैं, टाइमली मेंटेनेंस तो हम लोग नहीं सुने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि विच टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक टू बैक टेस्ट। बैक टू बैक टेस्ट किसको हम लोग कहते हैं? तो ये हमारा संपनर टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब लगभग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा कम मिलता है, वो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर। फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर कौन, मतलब इसमें से कौन कौन जो है वो फायर फाइटिंग एक्सटिंग्विशर के टाइप है? तो सबसे पहली बात, फायर को बुझाने के लिए हम लोग CO2 एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं और फोम एक्सटिंग्विशर का हम लोग उपयोग करते हैं। जब इन दोनों का उपयोग करते हैं तो हॉस रील हम लोग नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी जब ये दोनों होगा तो ये भी होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑल ऑफ दी एबव होगा। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी अपना लगाना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल इंजरी आर कॉमनली काउज्ड बाई। इलेक्ट्रिकल इंजरी जो हमारा आता है वो किसके कारण होता है? तो सबसे पहला है अनसेफ इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशन। अगर आप अनसेफ इक्विपमेंट का उपयोग कर रहे हैं, मतलब जो सेफली नहीं है उसको उपयोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर इंस्टॉलेशन नहीं प्रोवाइड किए हैं तब भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, इंजरी लग सकता है। अनसेफ वर्क प्रैक्टिस, आपका वर्क प्रैक्टिस आपका अच्छा नहीं है, उस वर्क प्रैक्टिस जो आपका है वो अच्छा नहीं है, अच्छा प्रैक्टिस आपका नहीं है उस पर, और फिर भी आप उस मशीन पर काम कर रहे हैं, तब आपको इलेक्ट्रिकल इंजरी हो सकता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कहता है? ये फ्यूज इन मोटर सर्किट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। फ्यूज का उपयोग हमारा मोटर सर्किट में किस लिए किया जाता है? तो फ्यूज का हमारा उपयोग शॉर्ट सर्किट के लिए किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है, और फिर हमारा है ओवरलोड से। इन दोनों से हम लोग किया जाता है, ओपन सर्किट ये नहीं। तो हमारा जनरली जो होता है वो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड दोनों के लिए होता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? द टेस्ट विच इज कंडक्टेड इन ऑल ट्रांसफॉर्म। करा कि द टेस्ट जो कि सभी जितने भी यहाँ पर फॉर्म वहाँ पर लिखा है, हमको लगता है ये ट्रांसफॉर्मर होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म क्या होता है ऐसा पूछा ही नहीं। जितने भी ट्रांसफार्मर है उस पर कौन से टेस्ट जो है वो किया जाते हैं? तो रूटीन टेस्ट ईच एंड एवरी इक्विपमेंट, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, मोटर का मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का, तो वहाँ पर जो सभी मशीन पर टेस्ट होता है वो हमारा होता है रूटीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? रूटीन टेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइज ऑफ फाउंडेशन फॉर इलेक्ट्रिकल मशीन डिपेंड ऑन। कह रहा है कि फाउंडेशन का जो हम लोग साइज रखते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन में, जो हम फाउंडेशन बनाते हैं उसका साइज डिपेंड करता है किस पर? तो सबसे पहली बात साइज ऑफ मशीन पर करता है कि मशीन का साइज कैसा है, कितना लंबा चौड़ा है, उस पर डिपेंड करता है। कंडीशन ऑफ सॉइल, जहाँ पर हम लोग उस मशीन को रखेंगे वो वहाँ का जो मिट्टी है वो कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है, और टाइप और फाउंडेशन पर भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सब आपका क्लास के जो वीडियो क्लास प्रोवाइड आपको किए गए थे वहाँ पर सारा बताया गया है कि फाउंडेशन का क्या नेसेसरी कंडीशन है। तो जो अच्छे से पढ़े होंगे, लेक्चर हम कम देते हैं लेकिन ऐसा लेक्चर होता है जो कि एग्जाम के लिए रामबाण होता है, एग्जाम के लिए मतलब कंटेंट भरा हुआ उसमें होता है। नंबर ऑफ कंटेंट कम होता है लेकिन क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो होता है, नंबर ऑफ कम कंटेंट होते हुए बहुत ही बेटर होता है। वो आपको खुद फील हुआ होगा जो अच्छे से पढ़े होंगे, और जो अच्छा से पढ़े ही नहीं तो उनसे हम क्या उम्मीद रख सकते हैं।
तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द कलर ऑफ फ्रेश डाइलेक्ट्रिक वाइल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज। कह रहा है जो डाइलेक्ट्रिक फ्रेश डाइलेक्ट्रिक वाइल का हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं उसका कलर क्या होता है। तो इसका हमारा जो कलर होता है वो डार्क ब्राउन होता है या पेल येलो होता है या पेल पिंक होता है या व्हाइट ग्रे होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा पेल येलो। ये कैसा होता है, पेल येलो होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है द फंक्शन ऑफ सिलिका जेल इज टू ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर वेयर ट्रांसफॉर्मर। कह रहा है सिलिका जेल जो हम लोग उपयोग करते हैं, ब्रीदर में जो हम लोग सिलिका जेल का उपयोग करते हैं मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए, वो कब मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है, जब ट्रांसफॉर्मर हमारा ब्रीद इन करता है या जब ट्रांसफॉर्मर हमारा ब्रीद आउट करता है या जब इन ब्रीद इन और ब्रीद आउट दोनों करता है तब। तो इसका राइट आंसर होगा जब हमारा ट्रांसफॉर्मर ब्रीद इन करता है, जब वो हवा को अंदर की ओर लेता है तो बाहरी एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको आने से वो रोकता है, ना कि अंदर में तो मॉइस्चर होता ही नहीं है, तो अंदर से तो कोई लेना देना है नहीं, तो ब्रीद आउट से कोई लेना देना नहीं है। ब्रीद इन सांस जब लेता है तब, हाँ ठीक है, इन एंड आउट दोनों होना हमको लगता हो जाएगा, क्योंकि जब वो अंदर हवा को ले रहा है और जब हवा को बाहर की ओर छोड़ रहा है, दोनों केस में हमारा नहीं इन होगा, ब्रीद इन, क्योंकि बाहर का मॉइस्चर, बाहर से जब हवा जो वो लेता है उसी समय तो वो मॉइस्चर आने का चांसेस होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, सिर्फ बी, क्योंकि वो एयर को इनटेक करते वक्त में बाहर से मॉइस्चर आएगा, अंदर से बाहर निकालने वक्त मॉइस्चर कहाँ से आएगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 बकज रिले इज यूज्ड इन। बकज रिले हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, जनरेटर प्रोटेक्शन में, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन में या लाइन प्रोटेक्शन में या मोटर प्रोटेक्शन में। तो बकज रिले का उपयोग वहाँ ही होता है जहाँ पर कि हमारा वाइल लिक्विड अवेलेबल होता है, वाइल अवेलेबल होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रांसफार्मर में ही होता है, ना लाइन प्रोटेक्शन में, ना मोटर प्रोटेक्शन, ना जनरेटर प्रोटेक्शन में होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग जो है वो अभी इसको हम सोचे थे चेक करेंगे, लेकिन फिर हम चेक नहीं किए। इसका आंसर हम लोग कमेंट कर देंगे पिन में, आपका जो कमेंट है उसमें हम इसका आंसर को पिन कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को अभी हम छोड़ देते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये हमारा जो है वो IAS स्टैंडर्ड का ये क्वेश्चन है, तो ये डाटा फैक्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना पड़ेगा तभी इसका पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है द एडवांटेज ऑफ शेड्यूल मेंटेनेंस आर। शेड्यूल मेंटेनेंस का एडवांटेज क्या है। जो हम लोग शेड्यूल मेंटेनेंस करते हैं तो इससे हमारा फॉल्ट होने का चांसेस कम होता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ब्रेक डाउन इज मिनिमाइज्ड, इंक्रीज इफिशिएंसी ऑफ मशीन की एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, ब्रेक डाउन होने का चांसेस को कम करता है और फॉल्ट होने का चांसेस को कम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी एबव। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल मोड ऑफ ऑपरेशन विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन। जब हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलल मोड में ऑपरेट करते हैं तब जो हमारा लोड होता है, वो जो लोड शेयरिंग होता है दोनों ट्रांसफार्मर का, वो किस पर डिपेंड करता है, ट्रांसफार्मर के कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो वो हमारा जो डिपेंड करता है वो हमारा उसका रेटिंग पर करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है द मेन मेथड ऑफ लिफ्टिंग इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन को हम लोग अगर लिफ्ट करना चाहते हैं तो हमारा कौन सा मेथड जो है वो मेन मेथड, मतलब कौन से मेथड से हम लोग उसको कर सकते हैं। पुल्ली ब्लॉक मेथड से कर सकते हैं, चेन होइस्ट से कर सकते हैं, ओवरहेड क्रेन। तो ओवरहेड क्रेन से हम लोग कर सकते हैं, चेन होइस्ट से कर सकते हैं। इन दोनों से जब हम लोग कर सकते हैं तो पुल्ली ब्लॉक मेथड से भी करेंगे। तो राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ दी एबव है, क्योंकि ऑल ऑफ दी एबव ऑप्शन में है, तो जब दो होगा तो तीसरा भी होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इंडिकेटर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो हमारा टेम्परेचर इंडिकेटर का जो काम, टेम्परेचर इंडिकेटर का काम क्या होता है, तो वो हमारा टू इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइल। ट्रांसफार्मर वाइल के टेम्परेचर को इंडिकेट करता है और टू इंडिकेट द प्रेशर ऑफ वाइल, वाइल के प्रेशर को भी जो इंडिकेट करता है। तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि दोनों करता है। वो टेम्परेचर तो ट्रांसफार्मर वाइल का हमारा दिखाता ही है टेम्परेचर इंडिकेटर, और प्रेशर नहीं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर सिर्फ यहाँ का है टेम्परेचर इंडिकेटर, तो वो प्रेशर को तो नहीं दिखाना चाहिए आई थिंक। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इसका, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर इंडिकेटर है तो वो वाइल के टेम्परेचर को इंडिकेट करेगा, प्रेशर को थोड़ा इंडिकेट करेगा। और जैसे स्पीडोमीटर है तो वो स्पीड को ही बताएगा, उसके अलावा और कुछ वो तो बताएगा नहीं। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। पहले हमको लगा दोनों होगा, फिर नहीं, अब लग रहा है कि नहीं ए ही होना चाहिए। इसका 15 का ए होगा। तो एक बार अपने हैंडल से भी इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसे राइट आंसर ए ही है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कहता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ वाइल टेस्ट कैरिड आउट आर। वाइल के सुटेबिलिटी को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए हम
यहाँ पर क्रैकल टेस्ट का उपयोग करते हैं ऑयल के सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए, एसिडिटी टेस्ट को करते हैं। जब इन दोनों को करते हैं तो ब्रेक डाउन टेस्ट भी होता होगा, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ब्रेक डाउन टेस्ट के बारे में उतना अच्छा से नहीं जानते हैं कि ये ऑयल के लिए किया जाता है कि नहीं किया जाता है, लेकिन एसिडिटी टेस्ट तो हम लोग जानते हैं और क्रैकल टेस्ट हम लोग जानते हैं। क्रैकल टेस्ट में हम लोग क्या किए थे कि तेल को गर्म करके उसमें हम लोग जो है वो रड को डाले थे या फिर पानी का वैसा कुछ डाले थे, वो क्रैकल टेस्ट में हमारा था, जो आवाज़ किया था पॉप का आवाज़ निकालता था, और एसिडिटी टेस्ट भी हम लोग किए थे। तो ये दोनों हमारा ऑयल के लिए होता है, तो हमारा ऑल ऑफ दी अबव डी भी मैंने ब्रेक डाउन टेस्ट भी होगा। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्या कहता है, प्लेस ऑफ ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन इज सिलेक्टेड डैट। जो हम लोग ट्रांसफार्मर इंस्टॉलेशन के लिए प्लेस को सिलेक्ट करते हैं वो कैसा होना चाहिए। प्लेंटी ऑफ ड्राई एंड क्लीन एयर इज अवेलेबल, वहाँ पर सूखा होना चाहिए, मतलब स्पेस जो साइट हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो साइट, वहाँ पर जो मिट्टी होना चाहिए वो सारा ड्राई होना चाहिए और क्लीन एयर वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए। ये हमारा लोकेशन को मांगता है। लोकेशन इज नॉट टू वार्म, लोकेशन हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। नॉट सब्जेक्ट टू डैमेज फ्रॉम मैन एंड मटेरियल ट्रैफिक, वहाँ पर किसी भी तरीके से ना तो मैन और ना ही मटेरियल ट्रैफिक को किसी तरीके से डैमेज होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 2-3 क्वेश्चन इसमें थे जो कि कन्फ्यूजन करने वाले थे, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, इट इज अ टोटल टू टच अ लाइव वायर एज। जब हम लोग लाइव वायर को टच करते हैं, जब लाइव वायर को हम लोग छूते हैं तब क्या हो सकता है, ये इसका कहने का ओवरऑल मतलब हुआ। तो पहला हमारा ऑप्शन कहता है द वोल्टेज में काउज द बर्न दी स्किन। वोल्टेज वहाँ पर, क्योंकि हाई वोल्टेज है, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छा क्लियरली से दिया ही नहीं कि किस वोल्टेज के लिए दिया है, 11 kV के लिए दिया है या फिर उससे कम के लिए दिया है या उससे ज़्यादा के लिए दिया है। तो क्वेश्चन कंप्लीटली आइडेंटिफाई नहीं किया है कि कौन से वोल्टेज को या लाइव वायर में कितना करंट कितना वोल्टेज जा रहा है। तो इसके अनुसार अब इसका राइट आंसर क्या दे, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि सारा का सारा ऑप्शन आपको सही लगेगा अगर अलग अलग केस को देखते हैं तब। लेकिन जनरली जो हमारा ये लिया जाता है वो हायर वोल्टेज के लिए जाता है, और हायर वोल्टेज जो आप टच करते हैं तो उस केस में आपका स्किन जो है वो बर्न कर जाता है। तो उस ख्याल से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। हालांकि इसमें सारे के सारे ऑप्शन सही है हमको लग रहे हैं। इट विल काउज फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी बॉडी, जैसे ही आप टच करिएगा लाइव वायर को तो करंट आपका शरीर से तो फ्लो होगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है। द करेंट में काउज बर्न टू स्किन और बॉडी, करंट के कारण हमारा स्किन और बॉडी जल सकता है। इट में काउज डैमेज टू हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, हार्ट और नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो ये चाहे तो सी ऑप्शन को सिर्फ छोड़ के बाकी हमारा ए बी डी तीनों हो सकता है, लेकिन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा जो है वो वोल्टेज के कारण हमारा बर्निंग होता है, तो स्किन का बर्न होता है या फिर बॉडी पार्ट जो बर्न होता है वो हायर वोल्टेज के कारण होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कंटिन्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज चेक बाई। इलेक्ट्रिकल सर्किट के कंटिन्यूटी को हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार कहिएगा तो उसके अनुसार बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हालांकि इसका जो हम लोग मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ ऑप्शन में मल्टीमीटर होता तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होता। लेकिन कंटिन्यूटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम लोग चेक करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब करंट को हम लोग मेजर किससे कर सकते हैं, तो एमीटर से कर सकते हैं। तब उस एंगल से अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर से हमारा वोल्टेज मेजर होता है, ओम मीटर से हमारा जो है वो रेजिस्टेंस मेजर होता है, और मेगर से हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजर होता है। तो इन तीनों से तो हम लोग कंटिन्यूटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट हमारा बच्चा है मीटर, तो मीटर से ही करेंगे। नेक्स्ट और सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये हम देखिए एक टेबल आपको बनाए थे, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा था लेकिन इस बार ये पूछा है, तो इसका हम एक टेबल आपको बना कर दिए थे, पूरा चार्ट। जो चार्ट को पढ़े होंगे याद किए होंगे उनसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो क्या कहता है, द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर 25 to 50 हॉर्स पावर मोटर, 25 से 50 हॉर्स पावर का मोटर के लिए हम लोग जो फाउंडेशन का निर्माण करते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो वो 20 से 20 to 25 सेंटीमीटर डीप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको आंसर हम नहीं दिए, जिसको कि हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, जैसे हम उसको मिला लेंगे बुक से थोड़ा, क्योंकि हमको भी वो IAS कोड वाला याद नहीं है, उसको मिलाएंगे तो फिर हम बता देंगे। बाद बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सब आपको पहले पूछा गया था और कुछ क्वेश्चन नया था जिसका आंसर हम आपको यहाँ पर अच्छे से प्रोवाइड कर दिए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अच्छे से आप लोग मिला लिए होंगे और संतुष्ट भी हो गए होंगे आंसर से। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा किसका कितना स्कोर रहा, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी अपने आंसर को मिला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंटेंट के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक